कैसे हो मेरे पढ़ाकू? बढ़िया। क्या चैप्टर नंबर 3 की प्रैक्टिस कर ली है? इनफ प्रैक्टिस कर ली है? क्या बढ़े हम आगे के चैप्टर पे? तो आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 4, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग। चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 की जर्नी कंप्लीट करने के बाद फाइनली हम पहुंच चुके हैं मैग्नेटिज्म पे। इसमें हम पढ़ने वाले हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के बारे में। क्या है इस चैप्टर में? पहले बेसिक इंट्रोडक्शन, क्या इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, कैसे हमें पता चला रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, उस पर चर्चा कर लेते हैं। फिर हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4। पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, फिर हम एक लॉ से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ये दोनों वर्ड आपने सुने हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। दिस इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ये दोनों के बारे में हमें 2000 साल पहले से ही जानकारी थी, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। बट बिफोर 200 years ago we came to know about relation between electricity and magnetism। इन दोनों के बीच में रिलेशन है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म बोथ आर इंटर रिलेटेड। इनके बीच में कुछ रिलेशन है, उसके बारे में जानकारी हमें कब मिली? करीब करीब 200 साल पहले 1820 में पता चला कि इन दोनों के बीच में भी रिलेशन है। तो कैसे पता चला? When Danish physicist Ørsted performed one practical in laboratory, फिजिसिस्ट ऑर्स्टेड ने एक लैब में प्रैक्टिकल परफॉर्म किया, तब उन्हें इसके बारे में जानकारी मिली। क्या प्रैक्टिकल था वो? When current passes through the wire, at the time it generates some magnetic field surrounding to it, because when he was performing practical and when he passed the current from the conducting wire, at the time he observed deflection in compass. When Ørsted was performing practical, when he passed the current through conducting wire, at that time he observed deflection in magnetic needle of the compass. He took one straight wire. जब इस स्ट्रेट वायर को बैटरी के साथ कनेक्ट कर लिया जाए तो इसमें से करंट पास होगा। सो व्हेन करंट passes through this straight wire, at the time what happens? When we keep magnetic needle parallel to the wire, in the absence of field, in the absence of current, then this needle remain parallel to the wire. The moment we pass the current through this wire, we observe deflection in the magnetic needle. The magnetic needle gets deflected. This thing was observed by Ørsted. तो जब उसने करंट पास करवाया तो पास में जो कंपास था उसकी मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व किया। तो ये डिफ्लेक्शन क्यों हुआ? ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट। इट मीन्स करंट मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड होगी तभी तो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट होगी, यस और नो? तो ये चीज़ उनको पता चली ऑर्स्टेड को। सो ही फाउंड दैट देयर मस्ट बी सम रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। मतलब करंट पास हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज व्हेन करंट is flowing in this direction, at that time there will be some magnetic field surrounding to the wire. Here I have taken the example of one wire through which current is flowing, and this is the deflection in magnetic needle. Suppose current is flowing in this direction outside the plane of figure. This is a figure and outside the plane of figure, मतलब इस तरफ करंट फ्लो हो रहा है। Then
This is the north pole, this is south pole. Current is flowing in this direction, and here magnetic needle is arranged in this direction. Current ऐसे flow हो रहा है और magnetic needle कुछ ऐसे, right? And here if we keep the magnetic needle, then magnetic needle shows deflection in this direction. Here magnetic needle shows deflection in this direction, like this. तो कुछ ये ऑब्जर्व किया, करंट कुछ ऐसे फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक नीडल ऐसे डिफ्लेक्शन दिखा रही है. सो व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टिंग वायर एट दैट टाइम देयर मस्ट बी सम मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग टू द वायर. सो दिस वे वी आर गेटिंग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन. कुछ मैग्नेटिक फील्ड इस तरह मिल रही है. इफ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब करंट की डायरेक्शन अगर रिवर्स कर दी जाए, मान लो इफ वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन व्हाट विल हैपन. मान लो कि इस डायरेक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाए, क्रॉस, दैट इज इनसाइड द प्लेन ऑफ फिगर. इफ करंट फ्लोज इनसाइड द प्लेन ऑफ फिगर, देन व्हाट विल हैपन, दिस डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक नीडल विल ऑल्सो गेट रिवर्स्ड. मतलब क्या होगा यहाँ पे, ध्यान से देखो, कुछ ऐसी चीज होने वाली है. So when current is flowing inside the plane of figure, at that time this magnetic needle is showing deflection in downward direction. ये सारे डिफ्लेक्शन जो है बदल जाएंगे. डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन विल गेट रिवर्स्ड when direction of current is reversed. By reversing the direction of current, this deflection in the needle gets reversed. मतलब जैसे करंट बदल जाएगा तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी बदल जाएगी. मतलब करंट बदल रहे हैं तो डिफ्लेक्शन बदल रहा है. इट मीन्स देयर मस्ट बी सम रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म. दिस थिंग वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय फिजिसिस्ट ऑर्स्टेड. तो ऑर्स्टेड ने ये ऑब्जर्व किया, मतलब हमें पता चल गया कुछ तो रिलेशन है. इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, मैग्नेटिज्म के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही मज़ा आने वाला है. So moving charges or current is responsible for the magnetic field. कौन रिस्पॉन्सिबल है? मूविंग चार्जेस और करंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैग्नेटिक फील्ड. चल, आफ्टर दैट दिस द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म. इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म बोथ वर यूनिफाइड बाय साइंटिस्ट मैक्सवेल. Electricity and magnetism both were unified by Maxwell using 4 formulas. Maxwell gave 4 formulas. वो 4 फॉर्मूला दिए जिससे मैक्सवेल ने इन दोनों के लॉ को यूनिफाई कर दिया. दिस इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म बोथ आर इंटर रिलेटेड अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल. और वो 4 फॉर्मूला में उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया. And that thing we will study in chapter number 8 when we will study about electromagnetic waves. According to Maxwell, light is electromagnetic wave. According to Maxwell. And about that we will study in chapter number 8. Chapter 8 में पढ़ेंगे. अभी हम chapter 4 पे हैं, तो अभी बेसिक इस चैप्टर में क्या आने वाला है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. So in this chapter, what basically we are going to study? We are going to study that how field exerts force on moving charges like electrons and protons. How it exerts force on current carrying wire. How galvanometer can be converted into voltmeter. How galvanometer can be converted into ammeter. How the small particles can be accelerated to high energy using cyclotron. These things we are going to study in this chapter number 4, moving charges and magnetism. In this chapter, here these 2 symbols you should remember when we are taking this type of symbol, dot in one circle, then
दिस इंडिकेट करंट और फील्ड, फील्ड में कोई भी हो सकती है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट और फील्ड कमिंग आउटसाइड द प्लेन ऑफ फिगर। अगर मैंने यहाँ पे पहले क्या दिखाया था, डॉट, मतलब करंट की डायरेक्शन बाहर की तरफ थी, यस और नो। सो करंट और फील्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल। व्हेन वी आर यूजिंग दिस सिंबल एट द टाइम करंट और फील्ड कमिंग आउटसाइड द प्लेन ऑफ फिगर। यहाँ पे मैंने करंट के लिए दिखाई थी, कभी फील्ड के लिए भी दिखाएंगे। अगर ये सिंबल यूज़ किया जाए जो यहाँ पे यूज़ किया, इट इंडिकेट्स करंट और फील्ड गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ फिगर। सर्कल के अंदर डॉट, दिस डॉट रिप्रेजेंट्स कमिंग आउटसाइड द प्लेन ऑफ फिगर, क्रॉस रिप्रेजेंट्स गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ फिगर। क्या एकदम क्लियर है? परफेक्ट, वेरी गुड। So this is the basic introduction about moving charges and magnetism about this chapter, and now we will study about first law of this chapter, that is Biot-Savart's law. Let us start with first topic of this chapter, magnetic field due to a current element, that is nothing but Biot-Savart law. पहला ही लॉ पढ़ने वाले हैं। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम पढ़े थे कूलम्स लॉ, वैसे ही इसमें पढ़ेंगे हम बायो-सावर्ट लॉ। हियर फर्स्ट आई हैव कंसिडर्ड वन कर्व्ड कंडक्टिंग वायर एक्स वाई थ्रू विच करंट आई इज फ्लोइंग। कितना करंट फ्लो हो रहा है? आई। एंड एट पॉइंट पी वी वांट टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। क्या फाइंड करना है? मैग्नेटिक फील्ड। तो आइए पहले देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड को किससे डिनोट किया जाता है। मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल बी। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? सिंबल बी। इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल ई से, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया जाएगा कैपिटल बी। मैग्नेटिक फील्ड दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इसके पास डायरेक्शन होगी, मैग्नीट्यूड तो होगा और डायरेक्शन भी होगी। चैप्टर नंबर 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, हियर मैग्नेटिक फील्ड दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे डायरेक्शन पता लगानी होती थी, वैसे ही यहाँ पे भी डायरेक्शन आने वाली है। चैप्टर नंबर 2 में पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी था, तो वहाँ पे चिंता नहीं थी। चैप्टर नंबर 3 में इलेक्ट्रिक करंट दैट इज स्केलर क्वांटिटी, तो वहाँ पे भी डायरेक्शन की कोई चिंता करनी नहीं थी। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब अब हमें डायरेक्शन का ध्यान रखना होगा। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसा यूनिट की बात करें, देन ऐसा यूनिट दैट इज टेस्ला। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज टेस्ला, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी। अनदर यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्या होता है? वेबर पर मीटर स्क्वायर। अनदर यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर। क्या यूनिट बनेगा? न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर। सो दिस आर द 3 यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ज़्यादातर हम यूज़ करने वाले हैं टेस्ला। वन मोर यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज EMU यूनिट। अगर आपको यूनिट दिया हो गॉस, 1 गॉस in numerical, if they are giving you magnetic field in Gauss, then we should convert this Gauss into Tesla. 1 Gauss is equal to 10 raised to minus 4 Tesla. 1 Gauss is equal to 10 raised to minus 4 Tesla.
तो बेसिक बातें हो गई मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट के बारे में चर्चा हो गई, EMU यूनिट भी बता दिया, 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। आइए आ जाते हैं वापस बायो सावर्ट लॉ पे। क्या है बायो सावर्ट लॉ? ओर्स्टेड के इन्वेंशन के बाद ये दोनों साइंटिस्ट बायो एंड सावर्ट परफॉर्म्ड वन एक्सपेरिमेंट एंड फ्रॉम दैट दे हैव गिवन वन रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, और उसी से बना एक लॉ, और वो क्या है मैं बताता हूँ आपको। हियर आई हैव टेकन वन करंट कैरिंग वायर XY एंड वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है कहाँ पे? पॉइंट P पे। हियर आई एम कंसिडरिंग स्मॉल एलिमेंट, करंट कैसे फ्लो हो रहा है? I, और कर्व्ड वायर है, तो हम यहाँ पे क्या कंसीडर कर लेते हैं? एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं, स्मॉल करंट एलिमेंट आई एम कंसीडरिंग। सो हियर दिस इज अ स्मॉल एलिमेंट through which current is I and length of this element that is dl. So this current element is I dl vector and this is r vector, that is displacement vector. Angle between I dl vector and r vector, that is theta. This is current element. Okay, and this is the direction of current element I dl vector. Angle between I dl vector and r vector, that is theta. जहाँ पे भी आपको आइडियल वेक्टर की डायरेक्शन चाहिए, क्या कर लो? टेंजेंट ड्रॉ करो। टेंजेंट एट ईच एंड एवरी पॉइंट विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट. So here direction of current element is in this direction and this is displacement vector, that is r vector. So angle between r vector and ideal vector, that is theta. According to Bio and Savarт, magnetic field at point P is directly proportional to dB vector, because magnetic field, that is vector quantity, dB vector is directly proportional to current element. What is current element? IDL vector cross r vector upon r cube. Magnetic field is directly proportional to current element and inversely proportional to square of distance. Magnitude of magnetic field, क्या बात कर रहा हूँ? Magnitude of magnetic field is directly proportional to current element and inversely proportional to square of distance. कैसे आएगा वो बताता हूँ. dB vector is proportional to IDL vector cross r vector upon r cube. Whenever we remove proportionality sign, we have to multiply some constant. तो आइए क्या बनेगा? Therefore dB vector is equal to some constant, that is mu naught upon 4 pi into IDL vector cross r vector upon r cube. This is the value of magnetic field at point P due to this current element. ये छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से यहाँ पे जो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, that is dB vector. And dB vector is equal to mu naught upon 4 pi IDL vector cross r vector upon r cube. What is mu naught upon 4 pi? Value of mu naught upon 4 pi, that is 10 raised to minus 7. Mu naught upon 4 pi, that is 10 raised to minus 7. Here tell me what should be the unit of mu naught. यहाँ से बताइए क्या बनेगा? इसका क्या बनेगा? टेस्ला. यस और नो? आइडियल आर आर क्यूब कट जाएगा, आर स्क्वायर. तो करंट का क्या है? एम्पियर. इसका क्या है? मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर, दैट इज मीटर. तो क्या बन जाएगा? टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर. म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, दैट इज 10 raised to minus 7 टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर. वेयर म्यू नॉट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्ब्स लॉ था, और कूलम्ब्स लॉ में कांस्टेंट क्या था?
एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या है म्यू नॉट, म्यू नॉट दैट इज कॉल्ड परमीएबिलिटी, क्या बोला जाता है, परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। एप्सिलॉन नॉट क्या था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, म्यू नॉट क्या है, परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या ठीक, एकदम। चलो, हमें मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मिल गया। अगर हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, whenever we remove cross then IDLR sin theta upon r cube, whenever we remove cross then sin, if we remove dot then cos, IDLR sin theta upon r cube. This is the magnitude of magnetic field. R cube will get cancelled, so this can be written as magnitude of magnetic field, that is mu naught upon 4 pi IDL upon r square. So this is dB. Magnitude of magnetic field, that is mu naught upon 4 pi IDL upon r square. This is nothing but constant, 10⁻⁻⁷ Tesla meter upon ampere. So we can write magnetic field is directly proportional to current element and inversely proportional to square of the distance of that point from the current element. Magnetic field is directly proportional to current element and it is inversely proportional to square of the distance of considered point from the current element. तो यहाँ से पता चल गया dB is proportional to IDL upon r square. चलो, dB हमें मिल चुका है. This is nothing but Biot-Savart's law. If we want to find magnetic field at any point, then using this formula we can find magnetic field. Here magnetic field is vector quantity, and if we want to find the direction of magnetic field, then how can we find direction of magnetic field? Ideal vector cross r vector will give you direction of magnetic field. मतलब करंट एलिमेंट और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जिस डायरेक्शन में होगा, ideal vector cross r vector will give you direction of magnetic field. So cross product of ideal and displacement vector will give you direction of magnetic field. क्रॉस है तो क्या यूज़ करना चाहिए, राइट हैंड स्क्रू रूल, याद है राइट हैंड स्क्रू रूल. क्रॉस प्रोडक्ट होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, एंड इफ यू वांट टू फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर देन डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर वी कैन फाइंड यूजिंग राइट हैंड स्क्रू रूल. स्टैंडर्ड 11 में हम पढ़े हैं. तो मुझे बताओ आईडीएल वेक्टर किस तरफ है, इस डायरेक्शन में, और आर वेक्टर किस तरफ है, इस डायरेक्शन में. यस और नो. नाउ वी शुड अप्लाई राइट हैंड स्क्रू रूल. तो एक और मार्कर ले लेता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सी डायरेक्शन में होगी मैग्नेटिक फील्ड. फर्स्ट वेक्टर टुवर्ड्स सेकेंड वेक्टर, मतलब स्क्रू को ऐसे घुमाएंगे, स्क्रू को यहाँ पे रख देते हैं, फर्स्ट टुवर्ड्स सेकेंड, देन हियर स्क्रू विल मूव इन दिस डायरेक्शन. So here screw is moving inside the plane of figure. Yes or no? Or you can use right hand rule. क्या यूज़ किया जा सकता है, राइट हैंड रूल. जस्ट रोटेट योर फिंगर्स फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टुवर्ड्स सेकेंड वेक्टर एंड थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. आइडियल वेक्टर आर वेक्टर, जस्ट whirl your fingers in the direction of first vector towards second vector, first towards second, then thumb is pointing inside the plane of figure. आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, जहाँ पे पॉइंट है वहीं पे लगा दो आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर. देन थंब इज पॉइंटिंग इनसाइड द प्लेन ऑफ फिगर. सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड द प्लेन ऑफ फिगर. मान लो कि यहाँ पे पॉइंट कंसीडर कर लूँ Q, तो ये हो गया आर वेक्टर और ये हो गया करंट एलिमेंट. सो नाउ वी शुड रोटेट फर्स्ट वेक्टर टुवर्ड्स सेकेंड वेक्टर, आइडियल वेक्टर टुवर्ड्स आर वेक्टर. देन थंब इज पॉइंटिंग आउटसाइड द प्लेन ऑफ फिगर.
then direction of magnetic field here will be like this. It will be represented by dot. Dot indicates outside the plane of figure, cross represents inside the plane of figure. क्या समझ में आया डायरेक्शन? एकदम क्लियर. रोटेट फर्स्ट वेक्टर टूवर्ड्स सेकेंड वेक्टर. तो क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो स्क्रू रूल भी लगा सकते हो और राइट हैंड थंब रूल भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है. अगर स्क्रू रूल समझ में आता है, करेक्ट. अगर स्क्रू एडवांस हो रहा है, इफ स्क्रू एडवांसेस देन इनसाइड द प्लेन ऑफ फिगर, एंड इफ screw is coming out then the direction of magnetic field that is outside the plane of figure. तो डायरेक्शन पता चल गई. मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करना है पता चल गया, एकदम परफेक्ट. नाउ वी शुड डिस्कस सम सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन बायो-सावर्ट लॉ एंड कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. क्या सिमिलरिटी और क्या डिफरेंस है बायो-सावर्ट लॉ में और कूलम्ब्स लॉ में. Here, magnetic field is inversely proportional to square of the distance, and according to Coulomb's law for electrostatics, electric field is also inversely proportional to square of distance. So magnetic field and electric field both are inversely proportional to square of distance. Here, magnetic field that is vector quantity, electric field that is vector quantity. Both are long range. Both are inversely proportional to square of the distance. Here magnetic field is due to vector source of magnetic field that is current element, and current element that is ideal vector. So magnetic field is due to vector source, and electric field is due to electric charge, and electric charge that is scalar quantity. So source of electric field that is scalar and source of magnetic field that is vector. When we are considering any charge and if we want to find electric field at point P, then direction of electric field is along the direction of electric field is along the line joining charge and that point. But when we consider magnetic field, at that time magnetic field is inside the plane of figure at this point P. It means magnetic field is perpendicular. Magnetic field is perpendicular to the line joining source and point. This is the line joining source and point. Magnetic field is inside the plane of figure. So magnetic field is perpendicular to the direction. Magnetic field is perpendicular to the line joining source and the point. Here electric field is along the line joining source and point. Now here when we consider electrostatics, at the time it is angle independent, उसमें कोई एंगल की चर्चा करनी नहीं है. But here magnetic field when we are finding at point P, when we are finding magnetic field at some point, then it depends on angle between current element and displacement vector. If we consider point in the direction of current element, it means when theta becomes 0, at the time magnetic field will be sin 0, then the magnitude of magnetic field will be 0. It means in the direction of current element we will not get any magnetic field. So when theta will become 0, at that time we will not get any magnetic field. So magnetic field that is angle dependent, while this electric field does not depend on angle. So these are the points of difference and points of similarities between electric field and magnetic field. आइए दोनों में जो कांस्टेंट यूज़ होता है कूलम्ब्स लॉ में और बायो-सावर्ट लॉ में, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्या मिलता है देखते हैं. Here if we find the product of mu naught and epsilon naught, then what is mu naught? That is 4 pi into 10 raised to minus 7. 4 pi into 10 raised to minus 7 into epsilon naught. Correct? So this can be written as
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10⁻⁻7। व्हाट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट? याद करो क्या था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज 1/9 इंटू 10⁻⁹, क्योंकि हमें मालूम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹। So here 4 pi epsilon naught, that is 1/9 into 10⁻⁹ into 10⁻⁷. This can be written as 1/9 into 10⁻⁷ को नीचे लेके जाऊँ तो 9 + 7 क्या बने? 9 + 7 16, 10⁻16. So this can be written as 1/3 into 10⁸ square. But 3 into 10⁸, that is nothing but speed of light. So we can say that mu naught epsilon naught is equal to 1/c square. Product of permeability of free space and permittivity of free space is reciprocal of square of speed of light. Mu naught epsilon naught is equal to 1/c square. So this is the relation between mu naught epsilon naught and speed of light. This relation we will use in chapter number 8. ये relation काम आने वाला है कहाँ पे? chapter number 8 में. Mu naught we have obtained in chapter number 4, magnetism. Epsilon naught we have used in chapter number 1, that is nothing but electrostatics. So electricity and magnetism both are related. बायो सावर्ट लो समझ में आ गया? कोई भी एक वायर ले लो, उसका छोटा सा एलिमेंट कंसिडर कर लो, करंट एलिमेंट का डायरेक्शन दिखा दो, जहाँ पे भी आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उसका एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कंसिडर कर लो. यू शुड अप्लाई दिस फॉर्मूला. म्यू नॉट dB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब. मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या यूज़ करेंगे? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर. सॉरी यहाँ पे क्या रह गया? आई डी एल साइन थीटा. dB is equal to mu naught upon 4 pi I dl sin theta upon r square. Magnetic field, that is angle dependent. It depends on angle between current element and displacement vector. So dB is equal to mu naught upon 4 pi I dl sin theta upon r square. क्या समझ में आया? बिल्कुल क्लियर, परफेक्ट. चल नेक्स्ट टाइम वी विल सॉल्व वन एग्जाम्पल रिलेटेड टू दिस. बायो सावर्ट लो प्रिपेयर करके रखें. कैसे हमें डायरेक्शन निकालनी है राइट हैंड रूल का यूज़ करके और राइट हैंड स्क्रू रूल यूज़ करके. आप लोगों को जो अच्छा लगे वो यूज़ कर सकते हो. आई एम स्टॉपिंग दिस लेक्चर. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए बाय बाय. थैंक यू.